हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाते हुए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तक टॉपिक को लेकर आ गए थे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑफ थ्री टाइप्स: क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड एंड फाइकोबाइलिन्स। फाइकोबाइलिन्स आर प्रेजेंट इन द अल्गी। तो हमने क्लोरोफिल के बारे में डिटेल स्टडी किया था कि क्लोरोफिल 7 डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो वायरिडिन। लेकिन हायर प्लांट में क्लोरोफिल के सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं। एक होता है क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए के पास मिथिल फंक्शनल ग्रुप है, तो क्लोरोफिल बी के पास बॉन्ड CHO अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन था तो क्लोरोफिल बी लाइट ग्रीन था। क्लोरोफिल ए इसेंशियल पिगमेंट है और क्लोरोफिल बी नॉन इसेंशियल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए का लोकेशन है रिएक्शन सेंटर, यानी कॉन्टाजोम के एकदम सेंटर में, और सराउंडिंग में लोकेशन होता है क्लोरोफिल बी का, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जिनको आप एंटीना पिगमेंट भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल जितने भी टाइप्स के हैं, सबके सब क्लोरोफिल वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं हो सकते हैं। ये पॉइंट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि ऑल द क्लोरोफिल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? क्लोरोफॉर्म, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्लोरोफिल सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, बट ऑल द क्लोरोफिल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये नीट में भी कई मर्तबा पूछने के चांसेस होते हैं और पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्लोरोफिल्स के बाद हमने सेकंड कैटेगरी स्टडी किया था कैरोटेनॉइड। ओके, और इसमें हमने देखा था कि कैरोटेनॉइड के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन ऑरेंज रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ज़ैंथोफिल येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैरोटीन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनमें से सबसे फेमस मेंबर है कैरोटीन का ल्यूटेइन, एंड दिस ल्यूटेइन इज रेड कलर्ड पिगमेंट। ओके, सेकेंड थिंग इज ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के भी बहुत सारे मेंबर हैं, सबसे ज्यादा फेमस मेंबर है ज़ैंथोफिल का ये ल्यूटेइन इज अ मेंबर ऑफ ज़ैंथोफिल, और कैरोटीन का फेमस मेंबर है बीटा कैरोटीन, जिसको हम लोग प्रोविटामिन ए कह सकते हैं। प्रोविटामिन ए यानी विटामिन ए से पहले की स्टेज, जिसको हम रॉ विटामिन ए भी कह सकते हैं। दिस प्रोविटामिन ए इज फाउंड इन द राइस। जब हम राइस को खाते हैं तो उस राइस में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। हमारे बॉडी में जाने के बाद दैट बीटा कैरोटीन हाइड्रोलाइज इनटू विटामिन ए। कैरोटीन का दूसरा एक और फेमस मेंबर है जिसका नाम है लाइकोपीन पिगमेंट, एंड दिस लाइकोपीन रेड कलर्ड पिगमेंट इज प्रेजेंट इन टोमेटो स्किन। टोमेटो का जो आउटर मोस्ट स्किन होता है रेड कलर का, उसमें लाइकोपिन पाया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी था पिगमेंट्स का फाइकोबाइलिन। देखो, बाइलिन का मतलब होता है पिगमेंट, बाइलिन मीन्स पिगमेंट, एंड फाइको, असल में ये पूरा वर्ड होता है फाइकोलॉजी। एंड फाइकोलॉजी, लॉजी का मतलब लॉगस, और लॉगस है ना स्टडी, तो स्टडी ऑफ फाइको, एंड फाइको मीन्स अल्गी। स्टडी ऑफ अल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो वर्ड है फाइको, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है अल्गी को।
अल्गी में प्रेजेंट रहने वाले पिगमेंट फाइकोबाइलिन कहलाएंगे। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइकोबाइलिन। द फर्स्ट टाइप इज फाइकोसाइनिन एंड सेकंड टाइप इज फाइकोइरिथ्रिन। नाम ध्यान से लिखिएगा और जैसे जैसा मैं लिखते जा रहा हूं आप भी पैरेलल लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। फिर आप वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके दोबारा से लिसन कर सकते, सुन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं इस टॉपिक को। फिर से आपके पास वर्ड आ गया फाइको। फाइको यानी अल्गी और साइनिन का मतलब होता है ब्लू। तो फाइकोसाइनिन इज अ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ब्लू अल्गी and this pigment is responsible for blue coloration. Similarly, phycoerythrin, फिर से फाइको मतलब algae and erythrin means red. So this phycoerythrin is red colored pigment and it is present in red algae. Red algae का biological name है rhodophyceae. Okay? और blue algae स्पेशल इसका नाम ग्रीन अल्गी होता है, लेकिन पिगमेंट फाइकोसाइनिन प्रेजेंट रहेगा। तो दीज आर द फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, ब्लू पिगमेंट एंड रेड पिगमेंट, आपको इतना ध्यान में रखना है। तो हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, लेकिन हायर प्लांट में फाइकोबाइलिन नहीं होंगे। फाइकोबाइलिन सिर्फ कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में पाए जाएंगे? अल्गी में, क्योंकि उनका नाम ही है फाइको और बाइलिन का मतलब होता है पिगमेंट। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि कॉन्टाजोम में दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताया था और आपने भी स्टडी किया होगा, नोट्स प्रिपेयर किया होगा, तो आपने बनाया होगा कि देयर आर टू फोटो सिस्टम। वन फोटो सिस्टम दैट इज PS1 हैविंग द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A molecule, and this chlorophyll A molecule receive the light of 700 nanometer. Photosystem second is similar to this. Central molecule is chlorophyll A molecule, and this chlorophyll A molecule receive the light of 680 nanometer. Two type of photosystem was first given by the scientist Emerson, PS1, and PS2 was given by Emerson. पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछने के ज्यादा चांसेस है। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म, दरअसल में बात यह है कि 1930 से पहले, मतलब मैं यहां लिख देता हूं बिफोर 1930, इट वॉज एज्यूम दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द लीफ कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कम्स फ्रॉम वाटर। आपने कई मर्तबा सुना होगा कि प्लांटेशन करना एक बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में, या जहां पर भी आपको बंजर जमीन दिखती है, बेयर लैंड दिखती है, वहां पे प्लांटेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट की भी कई स्कीम्स आती हैं। जब बारिश का मौसम होता है, स्टार्ट होता है, तो फॉरेस्ट वाले कई मर्तबा फ्री में प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनका मकसद देखिए कि प्लांटेशन कीजिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांटेशन क्यों करना चाहिए? यस, गुड। तो कई बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है कि सर प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को हेल्दी बनाते हैं, और जो हार्मफुल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट जब फ्री में हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हैं कि हार्मफुल गैस को अपने अंदर खींच लिया और यूजफुल गैस को एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर दिया हमारे लिए, तो प्लांटेशन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम फोकस इसी बात पे कर रहे हैं कि चलो हम ये पॉइंट पे तो पहुंच गए कि भाई प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। ओके, बस इसी पॉइंट को पकड़ते हुए आगे चलना है अपने को। प्लांट क्या इवॉल्व करता है भाई? ऑक्सीजन। तो बिफोर 1930, और आपको ये भी पता है कि लीफ में
दो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होते हैं, एक तो वाटर जो रूट ने एब्जॉर्ब किया था और स्टेम के थ्रू लीफ में आ गया, एंड सेकंड रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड जो लीफ ने डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया। अभी आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है तो वाटर के पास में भी ऑक्सीजन है, CO2 H2O। अब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो गए, लीफ के अंदर दोनों रिएक्ट हो गए। रिएक्ट होने के बाद लीफ ने अपने अंदर से कौन सी गैस इवॉल्व किया? ऑक्सीजन। तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि सर ये ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है या फिर वाटर का ऑक्सीजन है। बिफोर 1930 1930 से पहले सभी साइंटिस्ट लोग ये मानते थे कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम्स और ऑक्सीजन इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्लांट। ऑक्सीजन कौन इवॉल्व कर रहे हैं? प्लांट। सो दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट फ्रॉम द वाटर। अब ये कंसेप्ट सभी का था, लेकिन 1931 में एक चेंज आया और ये ऐसा चेंज था कि जिसने फोटोसिंथेसिस का पूरा हिस्ट्री पलट करके रख दिया। नया फोटोसिंथेसिस यहां से शुरू हुआ 1931 से, और 1931 में चेंज इस तरह से हुआ कि एक यंग साइंटिस्ट था जिसका नाम था वैन नील। आप ये नाम ध्यान में रखिएगा, नील। तो नील ने एक बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करते हुए ऑब्जर्व किया, देखा, डिटेल स्टडी किया उस बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, और उस बैक्टीरिया का नाम था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का बायोलॉजिकल यानी साइंटिफिक नाम है क्लोरोबियम। क्या नाम है? बायोलॉजिकल नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज क्लोरोबियम एंड जनरल नेम इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, क्लोरोफिल ए। याद है आपको क्लोरोफिल ए? डार्क ग्रीन कलर का पिगमेंट। सल्फर बैक्टीरिया, अब ये सल्फर वर्ड का मायने क्या होते हैं जरा समझिए। दिस इज सपोज दैट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके, दिस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फियर। Plant also absorb carbon dioxide from the atmosphere. This green sulfur bacteria absorb hydrogen sulfide from the surrounding environment. अब बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वो बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है, तो इस बैक्टीरिया ने अपने आसपास की मिट्टी से हाइड्रोजन सल्फाइड अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और ऊपर से क्या एब्जॉर्ब किया? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन हुई अंदर, जैसे प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह क्या एब्जॉर्ब किया? वाटर। सिमिलरिटी और डिफरेंस ध्यान में रखिए, ये प्लांट है, वो बैक्टीरिया है, दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किए। दिस इज योर सिमिलरिटी, बट व्हाट इज दिस सिमिलरिटी? Yes, plant absorbs water in the leaf and that bacteria takes the hydrogen sulfide. प्लांट के पास में वाटर है, बैक्टीरिया के पास में हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है। ये डिफरेंस। अब यहां पे रिएक्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, तो यहां पे रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का। रिएक्शन हुआ और बैक्टीरिया ने एक गैस प्रोड्यूस किया जिसका नाम था सल्फर गैस, S और H2। तो सल्फर गैस गेट इवॉल्व्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। वैन नील ने देखा, बैक्टीरिया को गौर से देखा, ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया सल्फर गैस इवॉल्व कर रहा है, सल्फर गैस इवॉल्व कर रहा है। कहां से आई सल्फर गैस? फिर वैन नील ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में C और O है, सल्फर तो है ही नहीं,
हाइड्रोजन सल्फाइड में H और S है, हाइड्रोजन सल्फाइड में S है, और बैक्टीरिया क्या इवॉल्व कर रहा है? सल्फर, मींस इवेपोरेटिंग सल्फर कम्स फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड। बस इतना ऑब्जर्वेशन करना था कि वैन नील ने सभी सीनियर साइंटिस्ट लोगों को बुला करके कहा कि भैया प्लांट जो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन नहीं, जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर इवॉल्व हुआ है उसी तरह वाटर का ऑक्सीजन प्लांट ने इवॉल्व किया है। मींस ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम द प्लांट must have to come from the water, not from the carbon dioxide। अब सारे सीनियर साइंटिस्ट लोग अपने अपने ईगो के अंदर थे कि भाई हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये अकेला छोटा सा लड़का, छोटा सा यानी उनके एज के कंपैरिजन में कम था, कि वैन नील का कहना है कि ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर एंड वी आर assuming that oxygen comes from the carbon dioxide। तो ये टकराव हो गया दोनों के बीच में। वैन नील एक अकेला पर्सन और यहां पे पूरे के पूरे सीनियर साइंटिस्ट नहीं मानते हुए वैन नील की बात को ठुकरा दिया। तो वैन नील का सपोर्ट देने के लिए उसके टीचर जिनका नाम था रॉबर्ट हिल, 1973 में रॉबर्ट हिल साहब ने, सॉरी 1937, रॉबर्ट हिल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए अपने स्टूडेंट को यानी वैन नील को सही साबित कर दिया। उन्होंने एक ऐसा सेटअप लिया कि जिसमें सिर्फ वाटर था और लीफ था, मतलब क्लोरोप्लास्ट था जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिस क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म एक्चुअली होता है। तो रॉबर्ट हिल ने वाटर में क्लोरोप्लास्ट लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान आजू बाजू से हटा दिया। फिर देखा कि लाइट इंसिडेंट करते बराबर क्लोरोप्लास्ट एक्टिवेट होता है और उस बर्तन में से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। तब रॉबर्ट हिल सभी साइंटिस्टों से पूछता है कि बताओ ये ऑक्सीजन इवेपोरेट हुआ तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है? तो सभी साइंटिस्ट लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, तुमने तो कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में लिया ही नहीं है, सिर्फ वाटर और क्लोरोप्लास्ट है। तो फिर रॉबर्ट हिल ने पूछा कि फिर ये ऑक्सीजन कहां से इवेपोरेट हुआ? तब सब साइंटिस्ट लोगों की जबान से खुद ब खुद निकल गया कि ऑक्सीजन इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर एंड हेंस वैन नील गेट प्रूव्ड एज करेक्ट। फिर इसके बाद में वैन नील के ही और दो साथी, जिनमें से एक का नाम था रूबेन और दूसरे का नाम था कामिन, 1941 में इन दोनों ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप O18 का यूज करके प्रूफ किया दोबारा से कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। और रूबेन और कामिन ने फोटोसिंथेसिस का रिसेंट इक्वेशन प्रपोज किया। एंड व्हाट वाज दैट रिसेंट इक्वेशन? रिसेंट इक्वेशन इज 6CO2 plus 12 molecules of water। पहले इक्वेशन था CO2 plus H2O, ओल्ड इक्वेशन।